स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल ज्वाला तलवार से शत्रु को मारना। आदर्श सही था। यह वास्तविक प्रलय लहर नहीं थी क्योंकि इसकी हानि बहुत अधिक भिन्न थी। फिर भी हानि उन जैसे एडवांस मैजिशियनों की क्षमता से परे थी। भले ही इसमें आपदा लहर की क्षति का केवल 10 से 20% हिस्सा हो, फिर भी यह उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। गहरी सांस लेते हुए आदर्श को अपनी हड्डियों से तेज दर्द महसूस हुआ। अपनी वर्तमान स्थिति में वह अब फुर्ती से इधर उधर नहीं घूम सकता, और जब वह एक जटिल स्टार कॉन्स्टलेशन बनाने की कोशिश करता है तो दर्द भी एक समस्या हो सकती है। इससे पता चला कि वे राष्ट्रीय टीम के किसी भी सदस्य को कमतर आंकने का जोखिम नहीं उठा सकते। भले ही हर कोई विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था, फिर भी वे कुछ ऐसे लोगों में शामिल हो गए जो उल्लेखनीय थे। आदर्श, आप ठीक है? मेघना की आवाज लगभग 50 मीटर दूर से आई। आदर्श ने मुड़कर देखा तो मेघना और रुद्री एक साथ खड़े थे। संभवतः उन दोनों ने डिफेंस बैरियर करने के लिए एक साथ काम किया था और बमुश्किल प्रभाव से बच गए। दूसरी ओर रेणु और जितेंद्र रक्षा में विशेष रूप से अच्छे नहीं थे, इसलिए वे अपनी स्थिति में खड़े होने से पहले ही लहर से मंच से बाहर हो गए। उनकी मदद के लिए कुछ नहीं किया जा सका। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बहुत सारी हड्डियां टूट गई है। रुद्री ने पहले ही हीलिंग स्टार कॉन्स्टलेशन पूरा कर लिया था। आदर्श के चारों ओर समुद्र का नीला कुंभ राशि का स्टार चिन्ह सुंदर ढंग से दिखाई दिया। स्पिल के उपचार प्रभाव के तहत आदर्श को अपने शरीर की टूटी हुई हड्डियां ठीक होती हुई महसूस हुई। भले ही उन्हें थोड़ी देर के लिए जबरदस्त दर्द महसूस हुआ, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उनके बीच संघर्ष के बावजूद वे वर्तमान में वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक हीलर के रूप में रुद्री के पास आदर्श को ठीक ना करने का कोई बहाना नहीं था। आखिरकार उन दोनों ने मैच जीतने का लक्ष्य साझा किया। आदर्श अपनी चोटों से उबर चुका था, यहाँ तक कि भयंकर ज्वार की चपेट में आने के बाद की तकलीफ और थकान भी दूर हो गई थी। वह यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सका कि एडवांस हीलिंग स्पिल कितना आकर्षक था। मेघना ने कहा, हम में से केवल 3 बच्चे हैं, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। मेघना को उम्मीद थी कि आदर्श अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को दूर कर स्वयं के खिलाफ मैच जीतने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यदि वे टूर्नामेंट में इतनी जल्दी हार गए जबकि घर पर इतने सारे लोग देख रहे थे, तो वे संभवतः लास्ट ईयर में की गई कड़ी मेहनत को कैसे उचित ठहरा सकते थे। मुझे कुछ शक्ति दो, मैं उन्हें एक एक करके मंच से नीचे गिरा दूंगा। जैसे ही आदर्श ने एक शक्तिशाली ऑरा प्रकट किया, उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। रुद्री ने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं कि उसने जल्दी से आशीर्वाद देने वाले स्पिल एलिमेंट के स्पिल बुदबुदाए। पवित्र आशीर्वाद, मजबूत करो। पवित्र ऋण आदर्श की ओर तैरने लगे और उस पर अपनी छाप छोड़ी। आदर्श जो भी एलिमेंट उपयोग कर रहा था, आशीर्वाद एलिमेंट की अनूठी छाप उसके अनुसार अपना रंग बदल देंगी, जिससे स्पिल मजबूत हो जाएंगे। लिटिल फ्लेम बेले, यह शो का समय है। आदर्श को अपना खून खौलता हुआ महसूस हो रहा था क्योंकि वह अनगिनत जलते हुए पंखों से घिरा हुआ था। पंख उसके पैरों के आगे ऐसे फैल गए जैसे कोई उग्र पक्षी अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ने की तैयारी कर रहा हो। उग्र पक्षी के सिर पर कदम रखते हुए आदर्श ने स्पेनिश टीम की ओर आक्रामकता से अटैक किया। जैसे ही उग्र पक्षी की लंबी पूंछ फैलती गई, इसने उस जबरदस्त ऑरा को और अधिक प्रकट किया जो ज्वाला से घिरा डीमन आदर्श प्रदर्शित कर रहा था। टेलिकिनेसिस, गिरती चट्टानें। जलते समय आदर्श आगे की ओर उड़ रहा था। उसने एक चांदी की रोशनी फैलाई जो चट्टानों के चारों ओर लिपट गई, जो पहले टुकड़े टुकड़े हो गई थी। चट्टानें पानी से बाहर निकली और आदर्श के चारों ओर तैरने लगी, और जब वह स्पेनिश टीम पर अटैक कर रहा था तो उसका पीछा कर रही थी। स्पेनिश टीम के सदस्यों पर बेतहाशा पत्थर बरसाए गए। हीलर पैलेस ने शेष 4 सदस्यों की सुरक्षा के लिए तुरंत टीम के सामने वाटर कर्टेन डाल दिया। चट्टानों को वाटर कर्टेन द्वारा रोक दिया गया था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आदर्श केवल चट्टानों का उपयोग रास्ता साफ करने के लिए कर रहा था। असली हत्या का झटका उसके साथ था। मेरी आग का स्वाद चख लो। भयंकर ज्वार में बहते हुए आदर्श ने काफी सारा पानी निगल लिया था और आखिरकार
उसे अपना गुस्सा जाहिर करने का मौका मिला। वह एक क्रूर जानवर की तरह 4 लोगों के समूह पर झपटा और एक तैरती हुई चट्टान पर कदम रखा जिसे वह टेलीकिनेसिस से नियंत्रित कर रहा था। ज्वालामुखी! आदर्श गुस्से से दहाड़ उठा। उसके चारों ओर तेज लपटों ने उसके चारों ओर कुछ ज्वालामुखी बना दिए जो तुरंत फूट पड़े और शानदार तरीके से आग की लपटें उगलने लगी। हवा में आग भड़क उठी और आगे बढ़ गई। ज्वालामुखी की राख हवा में तैरती रही। आग की लपटों ने तुरंत पानी से भरे मंच पर कब्जा कर लिया। क्षति के मामले में ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि आदर्श किसी और से हार जाए। जैसे ही ज्वालामुखी तेजी से फूटे, स्पेनिश टीम अपनी फॉर्मेशन खोने की कगार पर थी। जैसे ही आग की लपटें पूरे स्थान पर पड़ रही थी, आदर्श ने जानबूझकर उस मैजिशियन पर नजर रखी जिसने प्रलय की लहर फेंकी थी। उसे एहसास हुआ कि मैजिशियन उसकी रक्षा के लिए अपने साथियों पर भरोसा कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे घूमने में भी परेशानी हो रही थी। ऐसा लगता है जैसे प्रलय लहर को कास्ट करने में उसकी सारी ऊर्जा खर्च हो गई। यह किसी प्रकार की जन्मजात प्रतिभा होगी जो उसे उच्च लेवल जादू करने के लिए अपनी ऊर्जा जमा करने की अनुमति देती है, आदर्श ने अनुमान लगाया। वाटर मैजिशियन पिनोल ने स्पष्ट रूप से अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। ऊर्जा हानि कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे हीलिंग स्पेल द्वारा ठीक किया जा सके। दूसरे शब्दों में, अपना शक्तिशाली मैजिक चलाने के बाद वह युद्ध के लिए अयोग्य हो जाएगा और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने से पहले उसे कुछ समय के लिए आराम करने की आवश्यकता होगी। सच तो यह था कि आदर्श वाटर मैजिशियन से काफ़ी डरता था। यदि वह फिर से तबाही की लहर डालने में सक्षम था तो यह निश्चित रूप से टीम के बाकी सदस्यों को मिटा देगा। आदर्श दूसरी बार मैजिक पर काबू पाने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं था। मुझे पहले उसे बाहर निकालना होगा, मैं उसे ठीक नहीं होने दे सकता। आदर्श ने कमजोर वाटर मैजिशियन पिनोल पर अपनी नजरें गड़ा दी। समस्या यह थी कि शत्रु दल में अभी भी 4 मेंबर्स बचे थे। उसके लिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना बेहद मुश्किल होगा। आदर्श उनके हीलर को लक्षित करके एक दिखावा कर सकते हैं। मेघना की आवाज आदर्श के कानों में पड़ी। आदर्श चकित रह गया। क्या कोई साउंड मैजिशियन भी उसके दिमाग को पढ़ सकता है? दूसरे विचार पर यह बहुत संभव था कि मेघना का भी उसके जैसा ही विचार था। वे पिनोले को ठीक होने नहीं दे सकते थे। भले ही वह फिर से प्रलय की लहर फेंकने में सक्षम न हो, फिर भी उसे बाहर निकालना एक परेशानी होगी। मेघना ने पहले ही आदर्श के लिए आधार तैयार कर लिया था। जैसे ही आदर्श के ज्वालामुखी शांत होने लगे, मेघना ने तुरंत एक शक्तिशाली साउंड स्पेल जारी किया। स्पेनिश टीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका सिर फटने वाला था, क्योंकि साउंड प्रोजेक्टाइल का तेज भेदने वाला दर्द उनकी आत्मा में गहराई तक घुस गया था। साउंड प्रेक्षक का लक्ष्य शत्रु दल के हीलर पर था। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि पैलेस उनकी टीम का मूल था, क्योंकि वो कमांड देने वाली व्यक्ति थी। ध्वनि अटैकों से बचाव करना बेहद कठिन था। यहाँ तक कि स्पिरिट वॉल भी मैजिक को थोड़ा कमजोर कर सकती है। जैसे ही भयानक सोनिक बूम ने उनके कानों पर अटैक किया, स्पेनिश टीम के सदस्यों ने महसूस किया कि उनके कान गूंज रहे हैं और उनका सिर चकरा रहा है। विशेषकर पैलिस सबसे अधिक घायल हुए, क्योंकि उसके कानों से ताज़ा खून बहने लगा। हमें पहले उनके हीलर को बाहर निकालना होगा। आदर्श अचानक दहाड़ उठा। उसने चट्टानों को नियंत्रित करने के लिए टेलीकिनेसिस का उपयोग किया और उन्हें पैलिस की दिशा में फेंक दिया। चट्टानों की संख्या चौंकाने वाली थी और ज्वालामुखी की राख, जो अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुई थी, हर किसी की दृष्टि को भी अवरुद्ध कर रही थी। दुश्मन टीम का हीलर आमतौर पर एक प्राथमिक लक्ष्य था, क्योंकि एक हीलर उस लाभ को आसानी से खत्म कर सकता था जो एक घायल टीम के साथी को ठीक करके दुश्मन ने हासिल किया था। ऐसे में एक मैच में दुश्मन हीलर को बाहर निकालना जरूरी था। स्पेनिश टीम ने जब सुना कि दुश्मन उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उसने तुरंत पैलिस पर अपना डिफेंस स्पेल शुरू कर दिया। मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं अभी भी अपने मैजिक इक्विपमेंट का उपयोग कर सकती हूँ। पिनोले की रक्षा करो, हीलर चिल्लाई। दुर्भाग्य से टीम में तालमेल की कमी थी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पैलिस पर अपना डिफेंस मैजिक चला दिया था। मजबूत दूर से रुद्री ने आदर्श के स्पेल को फिर से मजबूत करने के लिए उस पर एक आशीर्वाद स्पेल डाला। इसके प्रभाव में आते ही आदर्श पर आग की लपटें तुरंत तेज हो गई।
आदर्श की क्षति पहले से ही हास्यास्पद थी, फिर भी रुद्री के ब्लेसिंग स्पेल के साथ उसकी क्षति कम से कम 3 गुना हो चुकी थी। पिनोले वास्तव में स्पेनिश टीम के सबसे मजबूत सदस्यों में से एक थे, क्योंकि उन्हें आदर्श के इरादों के बारे में स्पष्ट रूप से पता था। उसने तुरंत अपने मैजिक इक्विपमेंट को एक्टिवेट किया और खुद को कसकर लपेट लिया। आदर्श पिनोले के सिर पर हेलमेट के माध्यम से एक तिरस्कारपूर्ण दृष्टि देख सकता था। यह कोई बुरी रणनीति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मुझे बाहर नहीं निकालने दूंगा। पिनोले जोर से हंसने लगा। मेरे हमले से बचने के बाद तुम दोबारा ऐसा कह सकते हो? फ्लेम स्वॉर्ड! आदर्श ने अपने हाथ उठाए। आग की लपटों ने तेजी से उसके हाथों में एक विशाल जलती हुई तलवार का रूप ले लिया। यह लगभग 15 मीटर लंबा था और ब्लेसिंग स्पेल की छाप से ढका हुआ था, जो इसे एक पवित्र ऑरा प्रदान करता था। फायर स्लैश! आदर्श ने अपनी पूरी ताकत से विशाल तलवार लहराई। तलवार ने उसके आगे एक झुलसा देने वाला लहर बना दी। पिनोले की आंखें चौड़ी हो गई। उसने ऐसा फायर स्पेल पहले कभी नहीं देखा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस आदमी के पास इतना उत्कृष्ट नियंत्रण था कि वह अपनी लपटों से एक विशाल तलवार बना सकता था। पिनोले को निश्चित रूप से पता था कि उसके डिफेंस इक्विपमेंट उसकी रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थे। फ्लेम स्वॉर्ड आदर्श का सबसे मजबूत एकल लक्ष्य अटैक था। इसे ब्लेसिंग स्पेल द्वारा और भी मजबूत किया गया था, इसलिए बहुत से लोग इसके खिलाफ मौका नहीं खड़ा कर सकते थे। आग की लपटें उठी और पिनोले को आग में निकल लिया। वो आदमी जमीन पर लुढ़क गया और दर्द से चिल्लाने लगा। बहुत अच्छा, शाबाश! मेघना ने जब आदर्श को एक ही चाल में वाटर मैजिशियन को बाहर निकालते देखा तो वो उत्साह से चिल्ला उठी। हिलर के अलावा जिससे निपटना स्पेनिश टीम में सबसे मुश्किल था, पिनोले निश्चित रूप से उनका फर्स्ट लक्ष्य था। अब जबकि पिनोले और फ्रैंक बाहर हो गए थे और पेलिस घायल हो गया था, उन्होंने बेसिक रूप से स्पेनिश टीम के 2 महत्वपूर्ण नुकीले टुकड़े को निकाल दिया था, जिसका अर्थ है कि उनके पास मैच जीतने का एक बड़ा मौका है। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल। उसके पास अभी भी 2 एलिमेंट है जिसका उसने उपयोग नहीं किया है। पेलिस के चेहरे पर गहरी अभिव्यक्ति थी। उनकी टीम के अटैक मैजिशियन एक वाटर और एक फायर को बाहर कर दिया गया था। उनकी टीम में केवल एक हीलर, एक साइकिंग मैजिशियन और एक आइस मैजिशियन ही बचे थे। उनका संयोजन मुख्य समस्या नहीं थी। समस्या यह थी कि वे एक बेहद हिंसक फायर मैजिशियन के खिलाफ जा रहे थे, जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। न केवल उसकी आग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, उसके पास कई तरह की चालें थी और उसके स्पिलों के भी कई अलग अलग रूप थे। अगर वे उसे बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं सोच पाए तो उन्हें मैच जीतने में परेशानी होगी। हमें उनका सामान बाहर निकालना होगा, पेलिस ने अन्य 2 सदस्यों से कहा। वह बहुत सख्त है, मानसिक मैजिशियन ने कहा। उस पर अपना दिमागी नियंत्रण डालने की संभावना बहुत कम है। जिस मैजिशियन ने पानी के अंदर गोता लगाकर चीनी टीम पर घात लगाने की कोशिश की थी, वह वास्तव में एक आइस मैजिशियन था। दुर्भाग्य से उसके आइस स्पेल उसके प्रतिद्वंदी की भयंकर लपटों के सामने पूरी तरह से बेकार थे। भले ही उस आदमी के पास कोई डोमेन नहीं था, लेकिन उसकी आग किसी डोमेन वाले व्यक्ति जितनी ही मजबूत थी। हम एक ही समय पर अटैक करेंगे, पेलिस ने कहा। उनकी टीम को आपदा लहर के साथ जीत हासिल करनी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी टीम इस तरह मुश्किल में फंस जाएगी। उनकी सबसे बड़ी गलती यह पहचानने में असफल होना था कि फायर मैजिशियन वास्तव में चीनी टीम के मुख्य सदस्यों में से एक था। यदि उन्होंने फायर मैजिशियन को दूर रखने की पूरी कोशिश नहीं की तो वह एक साथ उनके कुछ सदस्यों से पूरी तरह लड़ सकता था। यह राहत की बात थी कि उनकी टीम में एक मानसिक जादूगर था, अन्यथा वे कभी भी फायर मैजिशियन के लगातार विस्फोटों को सहन नहीं कर पाते। रुद्री, मुझे ठीक करो, मैं उनका डटकर सामना करूंगा, आदर्श ने कहा। आदर्श को पता था कि महिला इस बात को लेकर अलर्ट थी कि भीड़ उसके बारे में क्या सोचती है। यदि वे मैच के बीच में नहीं होते तो वह बहुत दयालु होती। यदि वह उसे जहरीला दूध नहीं पिलाती, उस पर हीलिंग मैजिक तो दूर की बात है। रुद्री वास्तव में उस स्थिति से परिचित थी जिसमें वह थी। उसने एडवांस हीलिंग मैजिक करना शुरू किया। आदर्श के चारों ओर एक नया समुद्री नीला कुंभ तारा चिन्ह छांटना शुरू हो गया।
जैसे ही आदर्श ने सुरक्षा देखी, वह तुरंत पागल आदमी की तरह दुश्मन टीम की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह उतरा, उसने तुरंत आग की लपटों का घेरा बना लिया। भले ही आदर्श के पास उसकी रक्षा के लिए कोई डिफेंस पिल नहीं था, लेकिन स्पेनिश टीम के 3 सदस्यों को लगा कि उनका कोई भी अटैक उसे गंभीर नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं था। आखिरकार उन्होंने उस पर कुछ खरोंचें छोड़ी थी, लेकिन कुंभ राशि के सितारे द्वारा उत्सर्जित एक चमक के बाद वह व्यक्ति तुरंत अपनी चोटों से उबर गया। तीनों के चेहरे मुरझाने लगे। क्या यह लड़का कुछ ज्यादा ही लापरवाह नहीं था? वह तीनों से अकेले ही निपट रहा था। भले ही वे अटैकात्मक मैजिशियन नहीं थे, फिर भी उनके एडवांस स्पेल उसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकते थे। क्या उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वे तीनों उसे बाहर निकाल लेंगे? पैलिस ने अपने होंठ काटे। उन्होंने आदर्श को घेरने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, वह आदमी आगे बढ़ गया ताकि वे उसे घेर सके। वह बिल्कुल निडर था। इसके बावजूद तीनों गंभीरता से उस आदमी को कुछ नहीं कर सके। आइस मैजिशियन के सेकंड एलिमेंट लाइटनिंग एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट आइस दोनों पूरी तरह से अप्रभावित थे जब वे आदमी के शरीर में लगी आग पर उतरे। यह उचित था कि आइस एलिमेंट मनुष्य को कोई गंभीर नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था, क्योंकि आइस स्पिल की क्षति उसके फायर एलिमेंट की जबरदस्त ऊर्जा के मुकाबले कमजोर होने के लिए बाध्य थी। बर्फ से बंधे ताबूत को जमीन पर उतरने से पहले ही एक उग्र फिस्ट ने टुकड़ों में तोड़ दिया था, लेकिन लाइटनिंग एलिमेंट के बारे में क्या? साइकिंग मैजिशियन का सेकंड एलिमेंट लाइटिंग था। उस आदमी के खिलाफ वह पूरी तरह से अप्रभावी था। भले ही यह सबसे अधिक नुकसान वाले एलिमेंटों में से एक माना जाता था। वह आदमी ना तो बर्फ से डरता था और ना ही बिजली से, और उसे फंसाने की कोशिश कर रहे प्लांट एक पल में जलकर राख हो गए। हालांकि स्पेनिश टीम के बाकी सदस्य अटैक के मैजिशियन नहीं थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक भी व्यक्ति को बाहर नहीं निकाल सकते, तो वे सभी मानसिक रूप से टूट गए। वो आदमी बिल्कुल राक्षस है। यहाँ तक कि कुंभ राशि के सितारे के प्रभाव के साथ इसका मतलब यह नहीं है कि वह बस आगे बढ़ सकता है और उन तीनों को ले सकता है। स्पेनिश टीम के एक समर्थक ने उदास होकर कहा, क्या चीनी टीम इस साल बढ़ने वाली है? उनकी टीम का हर सदस्य इतना मजबूत क्यों है? हाँ, स्पेस एलिमेंट आइस मैजिशियन और इस फायर मैजिशियन वाला लड़का, जबकि उनकी टीम के बाकी सदस्य भी कमजोर नहीं है। उदाहरण के लिए साउंड मैजिशियन मैच को नियंत्रित करने में बहुत अच्छी है। आदर्श राक्षस ने स्पेनिश टीम के 3 सदस्यों के बीच हिंसक तरीके से अटैक किया। साइकिंग मैजिशियन द्वारा उसके चैनलिंग को बाधित करने का निरंतर प्रयास भी व्यर्थ था, क्योंकि आदर्श को अपना मैजिक चलाते समय स्टार पैटर्न और स्टार कॉन्स्टलेशन को चित्रित करने की भी आवश्यकता नहीं थी। अधिकांश क्षमता लिटिल फ्लेम बेले के कैलामिटी फायर के उत्कृष्ट नियंत्रण से थी, इसलिए वह एक ही विचार से आसानी से मैजिक कर सकता था। इसके अलावा फायरी फिस्ट कास्ट करते समय आदर्श की गति बिल्कुल पागलपन भरी थी, और उसके फेरी फिस्ट की क्षति कई बार स्काई फ्लेम फ्यूनल से भी अधिक थी। मानसिक मैजिशियन के पास उसके एडवांस मैजिक को बाधित करने का मौका हो सकता है, फिर भी वह आदर्श की उग्र मुट्ठियों को बाधित करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सके। आदर्श, मानसिक जादूगर पर ध्यान केंद्रित करो, मेघना ने अचानक उसे निर्देशित किया। आदर्श ने मानसिक जादूगर की ओर देखा और देखा कि उसे साउंड वेव्स द्वारा लक्षित किया जा रहा था। वह स्पष्ट दिमाग रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। मानसिक तत्वों के विरुद्ध ध्वनि एलिमेंट बहुत प्रभावी था। मेघना ने अब अपना कदम सिर्फ इसलिए उठाया था ताकि वे मानसिक जादूगर को हमेशा के लिए बाहर निकाल सके। वह मानसिक जादूगर भी बेहद चालाक था। वो आदर्श से दूरी बनाए हुए थे। जमीन पानी में डूबी हुई थी, लेकिन यह आदर्श को अपना अटैक करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने टेलीकिनेसिस के साथ टूटे हुए ड्रैगन फैंग्स को उठाया और अपने लिए 10 मीटर से अधिक लंबा पुल बनाने के लिए उन्हें एक पंक्ति में खड़ा किया। आदर्श ने तैरती चट्टानों के बीच तेजी से छलांग लगाई और साइकिंग मैजिशियन की ओर अपना रास्ता बनाया। स्पेनिश टीम के अन्य 2 सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मदद करने की कोशिश की, फिर भी उन्होंने पाया कि वे रुद्री के प्लांट में फंस गए हैं और अपने साथी को बचाने का मौका चूक गए। नीचे जाओ, आदर्श ने अपनी फिस्ट आगे की ओर फेंकी। 9 उग्र ड्रैगन्स एक तूफान में आगे बढ़े और मानसिक जादूगर को जादुई बाधा के किनारे भेज दिया। आग की लपटें भयंकर रूप से भड़क उठी। सहायक न्यायाधीशों को एहसास हुआ कि आग की लपटें मानसिक जादूगर को हड्डियों के
देर में जला सकती है और उसकी जान बचाने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया। स्पेनिश टीम का एक और सदस्य बाहर हो गया। विश्राम क्षेत्र में चीनी टीम के सदस्य राहत महसूस कर रहे थे। आदर्श आखिरकार आदर्श है। अगर हमने उस पागल कुत्ते को वहां नहीं भेजा होता तो हम वास्तव में मैच हार गए होते, किसी ने चिल्लाकर कहा। सलाहकारों को भी राहत मिली, जैसा कि उस व्यक्ति ने उल्लेख किया था। अगर आदर्श में अकेले 3 लोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती तो यह बताना बेहद मुश्किल होता कि पिनोले को बाहर निकालने के बाद मैच कौन जीतने वाला था। आखिरकार रेणु और जितेंद्र दोनों मैच में योगदान देने से पहले ही आपदा लहर के कारण बाहर हो गए। इसका मतलब यह नहीं था कि वे कमजोर थे, लेकिन प्रलय की लहर उनके लिए बहुत शक्तिशाली थी। किसी भी अन्य टीम का भी उनके जैसा ही हश्र होता यदि वे स्पेनिश टीम से लड़ते। आदर्श और मजबूत हो गया है। रणधीर, जो वर्तमान में एक सब्स्टिट्यूट व्यक्ति है, ने असहाय भाव से देखा। वे एक समय में यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक की महान प्रतिभा थी। फिर भी केवल 1 वर्ष में आदर्श पहले से ही बहुत आगे था। जब भी वो इसके बारे में सोचता तो उसे रोना आता। इसी बीच समायरा की नजर भी आदर्श पर थी। वो वही व्यक्ति थी जो देखने वाले समूह के आदर्श से सबसे अधिक परिचित थी। फिर भी उसके विकास की गति बेहद चौंकाने वाली थी। जैसा कि रणधीर ने उल्लेख किया था, सबसे भयानक बात, आदर्श को स्पेनिश टीम के खिलाफ मैच में अभी भी अपने 2 एलिमेंटों का उपयोग करना था। समायरा स्पष्ट रूप से उन एलिमेंटों को जानती थी जो आदर्श के पास थे। यह सिर्फ उसका भयंकर फायर एलिमेंट नहीं था, उनके लाइटनिंग एलिमेंट को उनका फर्स्ट एलिमेंट भी माना जाता था। और फिर भी उन्होंने स्पेनिश टीम के खिलाफ मैच में एक भी लाइटनिंग स्पिन नहीं डाला था। इसके अलावा समायरा को स्पष्ट रूप से याद था कि आदर्श का शैडो एलिमेंट भी काफी प्रभावशाली था, और इसी तरह उन्होंने मैच में एक भी अटैक शैडो स्पिन नहीं डाला। कुछ हमलों से बचने के लिए उसने कई बार फ्लाइंग शैडो डाली, लेकिन अधिकांश लोगों ने उसे मैजिक बूट्स की शक्ति मान लिया। आदर्श ने अपने 2 एलिमेंटों को गुप्त रखने का प्रबंधन करते हुए स्पेनिश टीम को हरा दिया था। उसकी शक्ति भयानक से भी अधिक थी। यह कैसे हो सकता है? इसका अंत इस तरह कैसे हुआ? प्रिंस बेनी बिल्कुल गुस्सा था। जब उसे एहसास हुआ कि परिणाम तय हो चुका है तो उसने फलों की ट्रे भी जमीन पर पलट दी। मिस कोटी ने थोड़ी सी मोहर चढ़ा ली और शांत स्वर में कहा, प्रिंस बेनी, कृपया खुद पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आप अभी भी एक सार्वजनिक स्थल पर हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपने विरोधियों से प्रतिस्पर्धा करने का निर्णय लेने से पहले उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर लें। जिस व्यक्ति ने तुम्हें नहर में फेंका वह बेहद शक्तिशाली है। भाई, तो क्या यह सच है कि तुम्हें किसी ने नहरों में फेंक दिया? मुझे लगा कि यह कुछ ऐसा है जिसे पत्रकारों ने गढ़ा है, युवा लड़की ने चौड़ी आंखों से कहा। प्रिंस बेनी की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। उसने अपनी बहन की ओर घूरकर देखा, जिसकी आवाज बेहद तेज थी। राजकुमार, हमने पैसे खो दिए हैं, राजकुमार बेनी के नौकर ने धीमी आवाज में कहा। प्रिंस बेनी के होठ मुड़ गए। क्या इस मूर्ख नौकर को अब इसका जिक्र करना पड़ा? क्या वह बाद में इसका उल्लेख नहीं कर सकता था? राजकुमार, अभी अभी हमारे खाते से 100 मिलियन कार लिए गए हैं। क्या आप अगली बार इतनी लापरवाही से काम करना बंद कर सकते हैं? यदि आप प्रशंसक हैं तो कुछ मिलियन या 10 बिलियन 20 मिलियन का दांव लगाना पर्याप्त है। आप इस पर 100 मिलियन का दांव कैसे लगा सकते हैं? पर्सन ने स्पष्ट रूप से अप्रसन्न होकर कहा। उसे अभी अभी पता चला था कि प्रिंस बेनी ने मैच पर 100 मिलियन का दांव लगाया था। क्या 100 करोड़ कोई छोटी रकम थी? बिल्कुल नहीं। राजकुमार चाहे कितना भी बिगड़ैल क्यों ना हो, इतनी बड़ी रकम बर्बाद करने का उसका कोई हक नहीं था। चुप रहो तुम सब, बस बहुत हो गया। आप अपने छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं? हम चीनी टीम से कैसे हार सकते हैं? क्या आप स्पेनिशों का गौरव भूल गए हैं? प्रिंस बेनी ने तुरंत इसका दोष सलाहकार पर मढ़ दिया। स्पेनिश टीम के सलाहकार को राजकुमार के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह से पता था और उसने आरोप को नजरअंदाज कर दिया। स्पेन अब राजशाही के अधीन नहीं था और शाही परिवार का संरक्षण मात्र एक प्रतीक था। राजकुमार अपनी इच्छानुसार अहंकार पूर्वक कार्य कर सकता था और लोग उसकी इच्छानुसार चापलूसी कर सकते थे। जब सलाहकार ने उनकी अपेक्षा की तो प्रिंस बेनी पूरी तरह से हार गए।
फिर भी उन्हें अपना गुस्सा निकालने का कोई बेहतर तरीका नहीं मिला। इतना बिगड़ैल बच्चा। मिस कोटी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अंततः चीनी टीम ने मैच जीत लिया। मानसिक जादूगर की गड़बड़ी के बिना कोई भी संभवतः आदर्श के अटैकों को नहीं रोक सकता था। यहाँ तक कि पैलिस के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि उसके साथियों के बाहर हो जाने के बाद उसका हीलिंग मैजिक से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।